अंडे बनते हैं, और जब ये अंडे ड्यू टू हेल्प ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स, एक हार्मोन होता है जो कि इन अंडों को बनाता है, दूसरा हार्मोन जो होता है वो इनको साइज तक लेके जाता है और उनको रप्चर करता है। ओके, तो सब में 2 से 3 अंडे सब में होते हैं, और ये धीरे धीरे करके विद द हेल्प ऑफ हार्मोन जब अपने साइज पे पहुंचते हैं, यानी कि 19 टू 22 मिलीमीटर तक पहुंचते हैं, तो खट से दूसरा हार्मोन आता है और उस पर क्लिक करता है कि अब रप्चर होना जरूरी है, और वो एग्स रप्चर होते हैं, और जब वो एग्स रप्चर होते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं। ओके, और जो मैरिड वुमेन होती है उसमें अगर वो एग साइज पे पहुंच गया और उधर से शुक्राणु ने आके उसको फ्यूजन किया, तो वो एग रप्चर होता है, बट फ्यूजन होने के बाद प्रेगनेंसी में चेंज हो जाता है, ओवम फॉर्मेशन हो जाता है, एग फॉर्मेशन हो जाता है, और दैट लेडी प्रेगनेंसी में चली जाती है। ओके, समझ में आई ये बात? आप सिर्फ ऐसे एंड्रेस करेंगे, समझ में आया? ओके, राइट। तो ये तो आ गया पीरियड। ओके, और जब पीसीओडी पीसीओएस में वो पर्सन जाता है, उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन जो कि एग्स फॉर्मेशन करता है वो फॉर्म करता है एग्स को, लेकिन जिसने साइज बढ़ा के रप्चरेशन में डालना है वो साइज बढ़ाता नहीं, क्योंकि डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो जाता है। तो ठक 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 करके एग्स तो बनते रहते हैं ओवरी में, लेकिन वो इस साइज पे जब तक वो 19 मिलीमीटर के साइज पे नहीं जाएगा तब तक वो रप्चर नहीं होगा। तो वो इस साइज तक नहीं पहुंचते हैं कि वो रप्चरेशन में जाए। तो क्या होता है, धीरे धीरे एग्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। जैसे आपने मोतियों की माला देखी होगी ना, ऐसा वाला वो ओवरी के अंदर एक शेप ले लेते हैं। ओके, और वो एग्स धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जब वो ऐसे बढ़ते रहेंगे तो नेचुरल सी बात है, कोई भी संरचना यूं बढ़ती जाएगी तो वो एक गांठ का रूप ले लेगी। राइट, तो डिजीज का नाम क्या है? पॉलीसिस्टिक। वो बहुत सारे एग्स मिलके पॉली बनाते हैं, और फिर वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सिस्ट बनाते हैं, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। राइट, और जब ये स्टार्टअप होता है इसका, तो इसको एक सिंड्रोम कहा जाता है, और जब इसको होते होते टाइम हो जाता है तब ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड? पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। राइट, अब दोस्तों हमें ये समझ में आ गया व्हाट इज पीसीओडी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एज ऑफ द लेडी। ये हर एज पे इफेक्टिव है, हर एज पे एक लेडी को गिफ्ट्स देके जाता है। अब आप सब लोग गिफ्ट्स काउंट करेंगे और मैं बताती हूँ किस किस एज पे ये क्या क्या गिफ्ट्स देता है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होंगे और गोयल सर की तरफ से प्राइज भी मिलेगा, इसलिए गिफ्ट्स आपको पता होनी जरूरी है कि ये हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एडोलसेंस एज पे, जो कि बहुत यंग गर्ल्स होती हैं। राइट, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास पता है ओपीडी में बिल्कुल आजकल जो पीसीओडी पॉइंट ऑफ व्यू से ओपीडी बढ़ती जा रही है, वो यंगेस्ट गर्ल्स की ज्यादा आ रही है, जिनके स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स होते हैं, और वो हमें ओपीडी में आके बोलती हैं कि मैम 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। उसके अलावा हेयर स्किन होने लगती है, उसके अलावा और बहुत सारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत सारे उन छोटी छोटी बच्चियों को चैलेंजेस आते हैं। और जैसे ही हम उनका यूएस करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें टिपिकल फॉर्म ऑफ पीसीओडीज हमें मिलता है। ओके, पेन एब्डोमेन रहना, क्योंकि पीरियड्स अगर रेगुलरिटी में नहीं आएंगे लेकिन ओवम तो बन रहे हैं हर मंथ, तो वो पेन एब्डोमेन देंगे, भूख कम हो जाती है उन बच्चियों की, है ना। और क्या क्या देता है वो उन बच्चियों को कि जैसे जैसे उनके पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, फर्स्ट गिफ्ट उसने क्या दिया पीसीओडी से? इररेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स। राइट, और उसके बाद में क्या होता है कि जब वो बहुत सारी अंदर सिस्ट हो गई हैं और जब वो फटेंगी, एक दिन तो फटेंगी ना, 2 महीने में, 3 महीने में, तो कईयों के तो क्या होता है कि स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्लो 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 पीरियड आता है, और कईयों के क्या होता है कि वो परफ्यूजन से फटती हैं, जिससे एकदम से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा आता है, तो इससे भी वो बच्चियां परेशान रहती हैं। राइट, अब क्या होता है कि हमारी सरहद खराब हो चुकी है, यानी कि ओवेरी के जो खुद के हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं, हमारे
सरहद पे तैनात जो सिपाही हैं वो गड़बड़ होते हैं तो घुसपैठिए जरूर आते हैं ना, ऐसा होता है ना, जंग में भी ऐसा ही होता है। तो एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन है वो अटैक करता है उनके अंदर आके, ठीक है। और वो जब ओवरी के अंदर घुसता है मेल हार्मोन, तो क्या होता है, क्योंकि वो मेल हार्मोन प्रोमिनेंट है, क्योंकि जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं वो डिप्रेस हो चुके हैं, तो इसलिए वो खुराफात करता है और मेल कैरेक्टर इन अ बॉडी ऑफ लेडी देना शुरू कर देता है। व्हाट इज द मेल कैरेक्टर्स, क्या क्या आएंगे, हेयरी स्किन होने लगेगा, मतलब फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में पीसीओडीज में ऑलवेज राइट डाउन यही होता है कि हेयरी स्किन, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उस गर्ल के, उस लेडी के टोटल बॉडी पार्ट पे मेल टाइप हेयर्स आना शुरू हो जाता है, ओके। और उसके साथ साथ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जब उसमें मेल कैरेक्टर्स आएंगे तो आवाज का भारीपन होना स्वाभाविक है ना। तो टू गिफ्ट्स, इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, मेल कैरेक्टर ऑफ हेयर्स, थर्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज का भारीपन होना, ओके। उसके साथ साथ और उसने क्या दिया, पिगमेंटेशन। मोस्टली पीसीओडीज के पेशेंट के फेस पे पिगमेंटेशन होता है, मतलब एक्नेस हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, लेकिन ये कहा सिर्फ फेस पे जाता है क्योंकि फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लेडी, राइट। और बट वो होल बॉडी पिगमेंटेशंस होते हैं, कहीं भी होते हैं, और वो क्यों होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पीसीओडी ने दे दिया, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम पीसीओडी देता है, उससे बहुत सारे न्यू गिफ्ट्स टू द पर्सन मिलते हैं, क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आप सबने रोजाना, आपके यहाँ भी नॉलेज सेशन होता है तो आपने सुना होगा ग्लूकोज और इंसुलिन, इनकी यारी बिल्कुल नहीं है, इनकी ऑलवेज दुश्मनी है, क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है इंसुलिन सर आते हैं, उस ग्लूकोज को उठा के सेल्स तक देते हैं, राइट। तो अगर मान लो इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है तो क्या क्या होगा, रूटीन आप समझिए कि क्या होता है। हम लोग किसी भी तरीके का खाना खाएं, डजंट मैटर, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो जंक है, चाहे वो पिज्जा है, चाहे वो बर्गर है, एनीथिंग जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ब्लड में जाके उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ये तय है। और हमें एनर्जी किससे मिलती है, ऑफ कोर्स फूड से। इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि हम गुड फूड ले रहे हैं विद न्यूट्रिशन या जंक्स ले रहे हैं, बट एनर्जी तो देगा ही देगा, स्मॉल और लॉन्गर, ये डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेते हैं, राइट। तो मान लो एक एप्पल हमारे बॉडी में गया या पिज्जा बर्गर बॉडी में गया, तो उसने ग्लूकोज वहां कन्वर्ट होना ही है, और सेल्स जो होती हैं वो तुरंत से हमारे ब्रेन पे क्लिक करती हैं, ब्रेन सर फूड आया क्या करना है। और वो जो ब्रेन सर होते हैं क्लिक करते हैं पैनक्रियाज पे, इंसुलिन को भेजो, फूड आ गया। अब इंसुलिन सर जाते हैं और उस ग्लूकोज को उठाते हैं, सेल्स तक पहुंचाते हैं, और सेल रोटेट करती है उस ग्लूकोज को, और जिससे हमें एनर्जी मिलता है, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, जो पीसीओडी वाला बंदा है ना, उसने बहुत खाया है यार, बहुत मॉडर्न स्टाइल जी रहा है वो, इसी वजह से वो इस हालात में है ना। तो उसने खाना ही जब जंक है, उसने खाना ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सबको पता है ना क्या क्या होता है, पता है ना सबको, मैदा, चीनी, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब, पिज्जा बर्गर, टक टक टक। और हम लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं जानते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी के बाहर जब हम थे तो हमारे हालात भी यही थे कि चलो ऑफिस गए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाय हो जाए। पर एक यहाँ पर एक अच्छी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी चाय टेस्ट नहीं किया, मुझे चाय का टेस्ट भी नहीं पता है। हाँ, पहले ग्रीन टीज और ये सब होता था, बट नाउ आई एम हैप्पी टू टेक द अफ्रेश, आई एम यूजिंग टोटल टेस्ट ऑफ द अफ्रेश एवरी डे, है ना। तो मिक्स एंड मैच करके और ये सब, तो आई एम अगेन थैंक्स टू रवि गुप्ता सर बिकॉज ऑफ दिस अफ्रेश एंड फार्मूला नंबर 1, राइट। तो ओके, तो पहले हम सब ऐसे ही थे, मैं अगर चाय नहीं पीती थी तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो आता ही था ना हॉस्पिटल में कि अब ब्रेक हुआ है तो चलो कॉफी पी लो, कुछ कर लो, है ना, हम सब ऐसे ही थे। तो उससे क्या होता है, वो जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है तो वो क्या करता है, जाके ग्लूकोज में
में चेंज होता है, लेकिन वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए वो हमें ठक से यूं एनर्जी देता है और उसके बाद में ठक से नीचे भी कर देता है। तो जब वो एकदम से नीचे लेके आता है तो हमें फिर से भूख लगती है, फिर से क्रेविंग्स होती हैं और फिर से हम लोग जंक्स डालते हैं अंदर, बिकॉज जंक का मतलब क्या है दोस्तों? कचरा, राइट? और वो कचरा हम हमारे बॉडी में डाल रहे हैं, तो नेचुरली इट्स अ डस्टबिन, क्योंकि कचरा तो कहाँ जाता है? डस्टबिन में। तो अब तक हमें पता ही नहीं था, तो हम उस जंक को अपने बॉडी के डस्टबिन में डाल रहे थे, राइट? और जब ये बार बार डलता है तो बार बार ग्लूकोज तो बढ़ना ही है, और जब बार बार ग्लूकोज बढ़ेगा तो नेचुरली इंसुलिन सर को बार बार आना पड़ेगा, तो इसलिए वो उससे खफा रहते हैं ग्लूकोज से। और फिर जब एक वक्त आ जाता है कि इंसुलिन बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि पीसीओडी का तो वैसे भी साइड इफेक्ट है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाता है, यानी कि अपना फंक्शन कम करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जब उसमें हिम्मत ही नहीं रहती, वो ये कहता है कि इनको तो आदत सी हो गई है इस कचरे को भरने की, और मैं कब तक उठाता रहूंगा, तो वो रेजिस्ट होके कहीं भी छुप के बैठ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कभी फेस पे बैठ जाएगा, तो कभी बॉडी के किसी भी पार्ट पे बैठ जाएगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ पिगमेंटेशन, बिकॉज इंसुलिन जहां जहां बैठता है तो वो दिखेगा तो सही, कभी वो ब्राउनिश में तो कभी ब्लैकिश में, इसलिए बॉडी पे पिगमेंटेशन हो जाता है ना। और फर्स्ट इंसुलिन सर बैठ गए, ग्लूकोज, जब हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगा, क्योंकि ग्लूकोज आता रहेगा, इंसुलिन सर को पैनक्रियास भेजेगा, क्योंकि पैनक्रियास को कौन पिटाई कर रहा है? ब्रेन पिटाई कर रहा है कि भेजो भेजो। तो इंसुलिन सर वहां से निकलेंगे तो सही, लेकिन वर्क नहीं करेंगे, टिक के बैठ जाएंगे साइड में। हमारे साथ भी ऐसा होता था, जानते हैं कब? जब हम छोटे होते थे, पेरेंट्स हमें उठाते थे, उठो उठो पढ़ो, और हम लोग क्या करते थे? अभी तो कॉपी उल्टी ही होती थी, मेरे साथ होता था यार ऐसा, कभी तो हमारी नोटबुक उल्टी होती थी और मुंह के ऊपर होती थी, पेरेंट्स ने उठा दिया कि चलो ठक 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 पढ़ो, और हम लोग सो जाते थे। तो ऐसे इंसुलिन करता है, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इंसुलिन भी कर सकता है। तो इंसुलिन सर साइड में जाके बैठ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है। आप अपने गिफ्ट्स गिनते जाइएगा, इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स समझ में आ गया, देन पिगमेंटेशन समझ में आ गया क्यों होता है, देन परफ्यूज ब्लीडिंग समझ में आ गई क्यों होती है, देन हेयरी स्किन समझ में आ गया क्यों होता है। नेक्स्ट गिफ्ट, काउंट द नेक्स्ट गिफ्ट। जब ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड बढ़ता जाएगा, इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो पेशेंट डायबिटीज में चला जाएगा, राइट? तो वन मोर गिफ्ट, वो डायबिटिक हो गया पेशेंट, ओके। फिर उसके बाद में क्या होता है? जब वो पेशेंट डायबिटिक हो गया बट ग्लूकोज लेवल स्टिल बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज जब आराम से बैठी होती है ना और बढ़ती जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं खुराफात करना ही होता है। तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी, और ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट होगा, और वो बॉडी के पार्ट्स में कहीं एरियाज में बैठना शुरू हो जाएगा। तो वो पेशेंट किस में चला गया? पहले तो फैट में, और उसके बाद में ओबेसिटी में। तो उसको एक नया डिजीज मिल गया, ओबेसिटी, राइट? अब ये ओबेसिटी जो है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि फैट बढ़ता जा रहा है, राइट? अब फैट पहले तो उन्होंने बॉडी में बढ़ा, और उसके बाद में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, इन सबके चारों तरफ भी वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो इन सबके चारों तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होगा? उनके फंक्शंस डिक्रीज होंगे, क्योंकि एक तो उनको स्पेस ज्यादा मिला हुआ है अपने काम करने के लिए। अब जब फैट बढ़ेगा तो उनका स्पेस कम हो जाएगा, तो इसलिए उनका वर्क डिक्रीज होगा। अब क्या होगा कि जैसे आर्टरी एंड वेन्स हैं, जो कि ब्लड सप्लाई कौन करता है फुल बॉडी को? हमारा सुंदर सा हार्ट है ना। और उस हार्ट को, उसकी जो आर्टरीज, वेन्स, ये सब हैं, उनके ऊपर भी जब फैट लिमिनेट होगा, तो उनका जो लचकपन है वो कम होता जाएगा, और उसकी वजह से हार्ट को अपना ब्लड ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए पुश ज्यादा करना पड़ेगा, खुद को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक इतना बड़ा होल है, उसमें से कोई थिंग जानी है तो वो इजी है, लेकिन फैट की वजह से ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसमें से अगर हार्ट को ब्लड निकालना है तो नेचुरली बात है कि उसको पंप ज्यादा करना पड़ेगा, और जब हार्ट को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप, डायबिटीज के साथ साथ वो पेशेंट हाइपरटेंसिव भी हो जाएगा। तो कितनी डॉक्टर से मोहब्बत करनी पड़ेगी दोस्तों, सोचो कितनी। और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि हम अपनी जीभ का स्वाद नहीं रोक सकते हैं, राइट?
यार थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुझे यूं लग रहा है कि शायद मैंने जिलाना शुरू कर दिया है आप लोगों को। अगर ऐसा लग रहा है जिला तो नहीं रही हूँ ना? ओके ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? हाइपरटेंशन हो गया, राइट? अब हाइपरटेंशन के साथ साथ क्या होगा? वो पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा है, इधर से हार्ट को बहुत सारा वर्क करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे करते करते हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा पीसीओडी और उसने कितना हमारी बॉडी के अंदर खुराफात कर दिया। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये बात की थी एडोलसेंस पे, राइट, यंग गर्ल्स पे। अब हम चाइल्ड बियरिंग एज की बात करते हैं कि द लेडी गॉट मैरिड और उसके बाद में ऑफ कोर्स उसको एक मदर बनने के प्रोसेस से गुजरना होता है, राइट? लेकिन जिस लेडी के पीसीओडीज की प्रॉब्लम रही है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीविंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल एग्स हो रहे हैं उसके अंदर, पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता, और उसका जो फॉलिकल डिसबैलेंस है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो कंसीव ही नहीं कर पाती। फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज, आज के टाइम में इनफर्टिलिटी बहुत बहुत बड़ा इशू हो रहा है, और बेसिकली मैं इस पे फोकस क्यों ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। रोज मेरे हाथों से ऐसे पेशेंट बहुत गुजरते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार होते जा रहे हैं। और इनफर्टिलिटी क्यों है, उसका फर्स्ट बेसिक रीजन इज पीसीओडी। और पीसीओडी का जिम्मेवार कौन है? हम खुद है, कोई दूसरा इसका जिम्मेवार नहीं है ना? तो इनफर्टिलिटी में पेशेंट जाता है, उसको कंसीविंग नहीं होती, बट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स एंड ऑल थिंग्स, कि उसके जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसको विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम लोग ओके करते हैं, और बहुत मुश्किल से उसको मान लो हमने कंसीव भी करवा दिया। तो पहले तो कंसीविंग ही एक चैलेंज हो रहा था, बट रियली प्लीज गिव अ बिग हैंड टू आवर न्यूट्रिशन। जब से मैंने मेरी लाइफ में न्यूट्रिशन को लाया है और अपने पेशेंट्स पे इसको देना शुरू किया है, तो इनफर्टिलिटी बहुत 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 अच्छे से रिजॉल्व हो रही है। और मेरे पेशेंट्स ओवरऑल गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरे पेशेंट की कंसीविंग रेट बहुत ज्यादा है, और अब विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन ये सच में और भी इंक्रीज हो गई है। तो थैंक्स अगेन, थैंक्स टू आवर वेलनेस कोच, राइट? तो जैसे वो पेशेंट कंसीव हो गई, उसके बाद में उसके वो जो 9 मंथ्स होते हैं ना, वो हमें निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो कैसे मुश्किल होते हैं? क्योंकि जो पीसीओडीज का पेशेंट है, वो जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरटेंशन में भी जाता है, तो उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी हो जाता है वो पेशेंट इन प्रेगनेंसी। वो कैसे? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्ट है, इंसुलिन वर्किंग में नहीं है, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ना ही बढ़ना है, और वो ग्लूकोज लेवल जो है विद द फूड, विद द, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जो उसका फूड स्टैंडर्ड है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो डबल हो जाता है। तो जब वो डबल हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल और भी बढ़ता है, और इंसुलिन जो है वो उस ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हो जाती है। तो अब डायबिटिक पेशेंट है, उसको नेचुरली बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होगा खाने में भी, नेचुरली बहुत सारा उसका एक्स्ट्रा मेडिसिन शुरू होगा। और डायबिटिक अगर वो पेशेंट है तो उसका वो जो प्रॉब्लम है उसके बेबी पे भी जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी वो कंसीव होके मिसकैरेज पे चली जाती है पेशेंट, यानी कि उसका अबॉर्ट हो जाता है। और या फिर उसके बच्चे के चारों तरफ पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे उस मदर का इफेक्ट उस बच्चे पे जाने की वजह से जब वो बच्चा पैदा होता है तो दो तरीके का होता है, या तो वो डायबिटिक होके ही पैदा होता है, और या फिर वो मैरास्मस डिजीज में चला जाता है, यानी कि बहुत ही कमजोर पैदा होता है और टाइम से पहले उसकी डिलीवरी हो जाती है, और उसको हमें बहुत टाइम तक नर्सरी में रखना पड़ता है। तो चैलेंज मदर के साथ तो है ही है, बच्चे के साथ भी आ जाता है ना? तो अपने फ्यूचर को देखते हुए ही दोस्तों हमें मॉडर्न डे लाइफस्टाइल छोड़ देना चाहिए और दूसरों का भी छुड़वाना चाहिए। ओके, उसके अलावा क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया हाइपरटेंसिव होती है वो मदर, तो जब उसका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो कभी कभी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता उसका बीपी, और उससे वो एक्लेम्प्टिक फेज में चली जाती है, यानी कि उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। हमने ये वाले चैलेंजेस
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत फेस किए हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस फिट्स वाली मदर को विद आवर बेस्ट पॉसिबिलिटी भी हम सेव नहीं कर पाते, और वो मदर बेड पे ही खत्म हो जाती है, कभी कभी बेबी के साथ और कभी कभी बेबी आउट करके। तो कितना मुश्किल है उस टाइम का ये ट्रॉमा, राइट। और नेक्स्ट उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये आफ्टर डिलीवरी भी मदर हाइपरटेंसिव, डायबिटिक और ये चलती ही रहती है ना। और जो बच्चा है वो मैल न्यूट्रिशन भी होता है, मैंने जैसा कि बताया कि वो बहुत कमजोर होता है, तो उसको हमें डेढ़ महीना नर्सरी में रखना पड़ता है। तो उससे बच्चे पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि नर्सरी इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वहां पर हर तरीके के छोटे बच्चे रहते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम है तभी तो रहेंगे, और वो बच्चा पैदा होते ही सेकेंडरली इन्फेक्शन अपने अंदर लेके और फिर पैदा होता है ना। तो चाइल्ड बियरिंग एज में भी कितना कुछ सहा इस मदर ने। नेक्स्ट जो हमारा एज आता है दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी ये पीछा नहीं छोड़ता। अब वन थिंग मैं और इसमें बताना चाहूंगी, उसमें भी अपन थैंक्स टू न्यूट्रिशन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि पिगमेंटेशन होता है ना, पिगमेंटेशन होता है, हेयर स्किन होती है। तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए WC वुमेन चॉइस के लिए, जो कि हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीसीओडी को खत्म कर देता है। आज तक हमने एलोपैथी से कभी भी पीसीओडी को खत्म नहीं किया, लेकिन मेरे पेशेंट्स पे मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। वुमेन चॉइस अगर हम 3 to 4 मंथ्स रेगुलर देते हैं तो पीसीओडीज पे बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसी वजह से वो कंसीविंग में बहुत अच्छे से जा रही है ना। और यूं भी दोस्तों, जब हम 34-35 ईयर्स से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड रखना जरूरी है, क्योंकि एक तो रेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स के लिए और दूसरा एक प्रॉपर गेन ऑफ मेनोपॉज के लिए। क्योंकि जब हम 34-35 ईयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारा ओवरीज मेनोपॉज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो एक अलग बात है, किसी को 40 प्लस पे आता है, किसी को 50 प्लस पे आता है, लेकिन मेनोपॉज आना तय है। तो इसलिए मेरी स्क्रीन पे जितनी भी नारी शक्ति है उन सबको वुमेन चॉइस लेना सख्त जरूरी है। तो क्लैपिंग फॉर आवर वुमेन चॉइस। इसमें आइसोफ्लेविन एंड सोया होता है, जो कि जिसको कि हिंदी में चिरायता बोलते हैं, और दैट थिंग इज वेरी 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 नेसेसरी थिंग फॉर आवर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, मतलब बैलेंस ऑफ दैट। तो इसलिए आज से सब लोग जितनी नारी शक्ति यहाँ है वो दुखी ना हो, मेनोपॉज बहुत अच्छे से है। हेलो, आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? हाँ जी आ रही है सर। एक्सक्यूज मी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे सभी गेस्ट से। अगर आपने 2 डिवाइस से एंट्री की हुई है तो प्लीज एक डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए, बहुत से लोग वेटिंग में हैं। तो अगर आप दो फोन से 2 लोग बैठे हो तो एक फोन से लॉग आउट कर दीजिए। थैंक यू, कैरी ऑन मैम, थैंक यू। उधर ले जाना, ये बढ़ सकता है, आवाज भी सही आ जाएगी। तो फ्रंट ले जाते वुमेन चॉइस आज आप प्रण लें, एक कसम लें कि आप वुमेन चॉइस लेंगे, और चाहे वो जबरदस्ती लें। जिसके वेलनेस कोच यहाँ जो बैठे हैं उन सब के वेलनेस कोच सब लेडीज को वुमेन चॉइस प्रोवाइड करवाएं। उसका रीजन है, एक बार अपन जबरदस्ती करेंगे लेकिन रिजल्टेंट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वैसे भी दोस्तों, हमारे में से कौन सा ऐसा बंदा है जो इस कम्युनिटी में बिना जबरदस्ती आ गया हो? मुझे नहीं लगता कोई भी आया होगा। हम सब ने जब स्टार्टअप लिया तो हमने जबरदस्ती ही लिया, और उसमें वर्क किसने किया? वेलनेस कोच में। और आज अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमारा वेलनेस कोच वर्क कर देगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमेशा जबरदस्ती तो की गई है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पिगमेंटेशन। आई टोल्ड यू ना, पिगमेंटेशन। एंड जो एक लेडी है, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो ओल्ड एज है, ब्यूटी इज ऑलवेज नेसेसरी, राइट। और जो चेहरा है वो तो ब्यूटीफुल होना बहुत ही जरूरी है, और पीसीओडीज की वजह से जब पिगमेंटेशंस आती हैं तो ब्यूटी खराब होती है ना। तो एक क्लैपिंग हो जाए। वी आर हैविंग विद अस स्किन बूस्टर, राइट। ये स्किन बूस्टर इतना शानदार प्रोडक्ट है जो कि अगर किसी भी लेडी को ब्यूटी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ड्यू टू पीसीओडीज, तो उनको स्टार्टिंग में 2 सैशेस अ डे लेना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कोलेजन प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी पे इफेक्टिवनेस तब गुड से देता है जब आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हो,
है ना। और यूं भी जब 28-29 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्किन बूस्टर को, कोलेजन प्रोटीन को अपने अंदर डालना, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो पीसीओडीज के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, सेकंड पिगमेंटेशन, फेशियल जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें रिलीफ मिलेगा, और थर्ड, जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन जाना शुरू हो जाएगा तो फिर बॉडी को लगता है दिस इज नेसेसरी थिंग, तो वो धीरे 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 उसको दोबारा से बनाना भी शुरू कर देती है। तो आपने 2 मंथ्स इसको बीडी लेना, यानी कि सुबह शाम, अगर आप पीसीओडी के पेशेंट है और या आपके साथ का कोई भी पीसीओडी का पेशेंट है तो बीडी लीजिए, उसके बाद में इसको वंस अ डे कर दीजिए इन द मॉर्निंग। बेटर टाइम यही होता है कि जब हम सेशन सुनते हैं, हम फ्रेश अपनी खत्म कर चुके होते हैं, और उसके बाद में हमें कोलेजन प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि स्किन बूस्टर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एम्प्टी स्टमक होता है और इट्स वर्क्स सो मच ड्यूरिंग एम्प्टी स्टमक। ओके, नेक्स्ट, जब जब फेस की बात आती है या जब जब हार्ट की बात आती है, यानी हमारा इसमें बीपी भी इंक्रीज हुआ ना और हार्ट पे भी इफेक्टिवनेस आई, तो वहां पर लाइफलाइन ओमेगा का नाम कैसे ना लिया जाए दोस्तों। वो बहुत ही ग्रेट थिंग है हमारे साथ, जो कि बहुत जरूरी है जब हाइपरटेंसिव हो रहा है वो पेशेंट, जब उसके हार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है और उसके स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर द स्किन एंड ब्यूटीफुल स्किन, इट्स रियली वेरी गुड न्यूट्रिशन विद अस, दैट इज लाइफलाइन ओमेगा। और उसके साथ साथ ये सब जो हमें चैलेंजेस इसमें आए, उसमें तो वो वर्क करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो लाइफलाइन ओमेगा हमारा है ग्रेट न्यूट्रिशन, उसका रोल ऑल स्वेलिंग्स पे होता है, ऑल काइंड ऑफ स्वेलिंग्स, है ना। जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी डिजीज हमारे नजदीक आती है ना, तो उसका रीजन ही स्वेलिंग होता है उस पार्ट पे। यानी कि अगर हमारा हार्ट डिस्टर्ब हुआ तो उसमें स्वेलिंग आया, क्योंकि जब उसने बहुत सारा वर्क किया, उसे अपनी जरूरत से ज्यादा वर्क किया, तो नेचुरल सी बात है उसकी मसल्स में और उसके फंक्शन में स्वेलिंग आएगा, तभी होगा। कभी कभी पेशेंट्स होते हैं ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, यानी कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू मोर रीजंस, तो उनके भी फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स में स्वेलिंग आता है, तभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है वो पेशेंट। तो एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग, अच्छा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर एलएल, बिकॉज ये हमारे मल्टीपल यूज का प्रोडक्ट है, मल्टीपल यूज का न्यूट्रिशन है, एंड ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। और दोस्तों आपने ये सुना होगा ना कि किसी के जॉइंट में प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी एलएल मस्ट है, राइट? क्यों? तो नेक्स्ट थिंग अगेन स्वेलिंग, क्योंकि जहां जहां भी स्वेलिंग है हमारी बॉडी पे, वहां पर ये हेल्प करेगा हमें, राइट? तो इसीलिए जब बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो एलएल और जॉइंट सपोर्ट, एंड थर्ड कैल्शियम रिकमेंडेड होता है। और हमारा कैल्शियम ग्रेट है बिकॉज वो D3 के साथ में है, राइट? तो हमारा कैल्शियम बहुत ग्रेट है, क्योंकि हम एक ही थिंग में डबल डबल थिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि D3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कैल्शियम, क्योंकि वो बॉडी में कैल्शियम को रोटेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों क्या क्या बेस्ट हो गया हमारे लिए, एलएल इज वेरी गुड और स्किन बूस्टर इज वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग ऑन ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में पीसीओडी पीछा नहीं छोड़ता। जिसको लत लग गई ना, जैसे कभी कभी ये हमारे लीकर्स की लत लगती है तो वो जल्दी से नहीं छूटती, ऐसे ही अगर हमें न्यूट्रिशन की अब लत लग चुकी है तो हमें मरते दम तक नहीं छूटने वाली वो। तो ऐसे ही जिसके पीछे पीसीओडी पड़ जाता है वो मरते दम तक उसको नहीं छोड़ता है ना। तो ओल्ड एज में क्या होता है, ऑलरेडी वो पर्सन जो कि शुरू से पीसीओडीज की लाइन में चलता जा रहा है, तो उसको हाइपरटेंशन तो ऑलरेडी है ही, डायबिटिक वो बेचारा हो ही चुका है, अब बचता है उसका सिर्फ दिल, है ना। वो दिल भी गड़बड़ हो जाता है इस उम्र में, क्योंकि जब उसमें ब्लॉकेज आना शुरू होता है तो इशेमिक डिजीज शुरू हो जाती है, जिसको कि आप हार्ट अटैक बोलते हैं। आज आपने सुना है ना कि कितने यंगेस्ट लोग, ओल्ड को तो छोड़िए, कितने यंगेस्ट लोग एमआई की वजह से जा रहे हैं, है ना। हमारे सेलिब्रिटीज साइलेंट अटैक की वजह से जा रहे हैं। पोस्ट कोविड
हार्ट पे और लंग्स पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, जिसको हमें समझना चाहिए। यंगेस्ट लोग क्यों जा रहे हैं? आप क्या मानते हैं कि जो ये सेलिब्रिटीज हैं वो अपना इलाज कहीं से नहीं ले सकते? अगर उनको पता चलता, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, हाउ यंग ही वाज एंड हाउ हैंडसम, और उसका बॉडी बिल्डिंग से कहीं से हम सोच सकते हैं कि उसमें कभी कोई डिजीज रही होगी, लेकिन वो भी गया, है ना? तो ये एमआई साइलेंटली हो रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में, क्योंकि ये जो फैटनेस है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, और एकदम से ही पता चलता है कि उसका हार्ट बंद हो गया, और हार्ट बंद होते ही इंसान बंद हो जाता है, राइट? तो इसलिए हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान रखते हुए अपने दोस्तों को, हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आज बैठे हैं तो डेफिनेटली हम लोग न्यूट्रिशन के साथी ही है, लेकिन जो आपके साथी हैं, जो आपका सीओआई है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन सबको उनके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, सो दैट लॉन्ग एज हो सके, है ना? और जब हमारे पास इतनी मिरेकल थिंग्स हैं तो क्यों ना किया जाए, राइट? ओके, अब ओल्ड एज में जब हार्ट ट्रबल्स में वो पेशेंट चला जाता है तो डेफिनेटली एमआई की वजह से उसकी कभी कभी डेथ हो जाती है, राइट? लेकिन ये स्टार्टअप कहां से हुआ? एक छोटी सी पीसीओडी से, और वो स्टार्टअप कहां से हुआ? हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। तो हमें ये छोड़ना ही है डेफिनेटली। ओके, ओल्ड एज में क्या होता है, जब हार्ट के फंक्शंस गड़बड़ होते हैं तो उनको कौन सुधारेगा? हमारा स्पेशल थिंग दैट इज नाइट वर्क्स, राइट? हर ओल्ड पीपल जो कि 40 ईयर प्लस है उसको हमेशा नाइट वर्क्स लेना चाहिए। और नाइट वर्क्स क्या करता है, हम जब रात को 1 स्कूप ऑफ दैट इन वाटर लेते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, एलार्जिनिन है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो रात को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड में वो चेंज होगा तो उसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो बाईपासेस बनाता है, ठीक है? जो भी हमारे अंदर कचरा, जैसे कि पाइप्स में अगर गड़बड़ होती है तो उसमें तेजाब डाला जाता है ना बाईपास बनाने के लिए, बट ये खूबसूरत तेजाब है जो कि टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है और हमारे लिए वर्क भी बहुत अच्छा करता है। तो वो जो बाईपासेस है उनको वो क्लियर करता है, और जैसे वो फैट एलिमेंट्स जिसकी वजह से बीच में ब्लॉकेज आए हुए थे वो सब क्लियर होते हैं, तो उनको क्लियर होने से क्या होता है, वेस्कुलरिटी बढ़ती है ना? तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे नाइट वर्क करता है और हार्ट को एक आराम मिलता है, उसकी पंपिंग्स नॉर्मल हो जाती हैं और उसकी आर्टरी वेन्स ल्यूमिनेट हो जाती है। तो उससे क्या फायदा होगा? हार्ट हमारा सुरक्षित होगा। जितनी बार मर्जी दो, जितनी बार मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका सुरक्षित होना तो जरूरी है ना। तो इसलिए क्लैपिंग फॉर नाइट वर्क्स। उसके साथ साथ ये नाइट वर्क्स और भी बहुत सारे फायदे करता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन आया है कि हॉट वाटर में ले सकते हैं? नो, हमारा कोई भी न्यूट्रिशन है ना एक्सेप्ट अफ्रेश को हम एकदम खोलते हुए पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन अदर जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं उन सबको हम लूकवार्म में ले सकते हैं, लेकिन एकदम से हॉट वाटर में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम उसको हॉट वाटर में लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डाउन हो जाती है, उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो डाउन हो जाती है ना? तो नाइट वर्क्स ने हमारे हार्ट को बचाया। ओके, और जिनके घर में कार्डियक पेशेंट है उसको तो नाइट वर्क्स देना ही देना है, और उसके अलावा प्रिकॉशनली उनके साथ वालों को नाइट वर्क्स लेना जरूरी है। और यूं तो हार्ट सबके पास है ना यार, और जिसके पास हार्ट है तो उसके लिए नाइट वर्क्स जरूरी है, राइट? और अगर कोई बंदा ये सोचता है हार्ट नहीं है तो ओके, मत पियो नाइट वर्क्स। आप जानते हैं मेरे एक पैरालिटिक पेशेंट पे नाइट वर्क्स ने एक क्वेश्चन आया है, आप सिर्फ मुझे 3 मिनट दीजिए, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय सेशन, देन वी विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके? तो मेरे एक पैरालिटिक पेशेंट पे, ये मैं जस्ट एक सिंपल थिंग बता रही हूँ जिससे आपको ये पता चले कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट वर्क्स, यू नो। मेरे एक पैरालिटिक पेशेंट पे जो कि 6-7 मंथ्स से बेड पे था, जब मैंने उसको अपना ये मिरेकल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया विद द नाइट वर्क्स,
तो सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आवर न्यूट्रिशन, अदर हमने मेडिसिन जो एलोपैथी थी सब बंद कर दी थी, सिर्फ सिम्टोमेटिकल कुछ दे रहे थे उनको, जो उनकी शुगर बीपी की ऑलरेडी चल रही थी, और 3.5 महीने में इतने मिरेकल रिजल्ट्स उनमें आए। मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कह रही हूँ क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन ये कहीं दवा नहीं करता कि वो डिजीज ठीक करता है, लेकिन बहुत सारी हमारी डिजीज ओनली लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और वो लाइफस्टाइल को जब प्रॉपर करता है तो ऑटोमेटिकली डिजीज ठीक होती है, राइट। तो 3.5 महीने के अंदर वो पेशेंट वॉकर से चलने लगा, तो इट वॉज रियली अ मिरेकल था उस पेशेंट के लिए, उसके घर वालों के लिए। पर ये कुछ मिरेकल नहीं था, ये हमारे प्रोडक्ट की पावर थी। क्यों? क्योंकि नाइटवर्क्स ने अपना काम किया। नाइटवर्क्स का वर्क ही ब्लड सप्लाई है। कहीं भी निक्रोसिस होगा, कहीं भी पैरालिसिस होगा, वो कब होगा? जब उस पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, और जब नाइटवर्क्स ने वहां तक ब्लड फ्लो पहुंचा दिया तो वो धीरे धीरे उनके हाथ पैर सब कुछ चलने लगे। ये उनके लिए मिरेकल था, लेकिन हमारे लिए साइंटिफिकली था, है ना। तो दिस इज, इट वाज माय पार्ट। एंड सेकंड थिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पीसीओडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिटी में आना जरूरी है, 20% करना जरूरी है, 80% लेना जरूरी है, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल छोड़ना जरूरी है, कचरा बॉडी में डालना छोड़ना जरूरी है, और कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेस जिसमें कि हार्ट बीट बढ़े, वो वाली एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओडीज पेशेंट्स। उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने न्यूट्रिशन बताए, उससे उनका रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो गड़बड़ है वो सही होगा और पीसीओडी से निजात मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जंक्स मैंने बता ही दिया कि छोड़ना जरूरी है। सेकेंड थिंग दोस्तों, पीसीओडी अक्कर होता है कभी कभी लैक ऑफ प्रोटीन एंड लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से भी। वी आर हैविंग विद अस वेरी गुड थिंग, क्लैप फॉर आवर शेक, जिसके अंदर हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। शेक, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन एंड फाइबर। व्हाई फाइबर इज मस्ट? क्योंकि हमारा डाइजेशन सुधरता है उससे। फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रिशन, लेकिन वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है इन आवर डाइजेशन। और सबसे पहले कहते हैं ना कि खुशियां पेट से ही आती हैं, अगर वो सब कुछ सही है तो सब कुछ अच्छा रहता है। क्लैपिंग फॉर आवर फॉर्मूला नंबर 1। मेरा जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब था वो ड्यू टू माय जॉब था, और उसमें मॉर्निंग में मेड नहीं आई तो बस यूं ही हम निकल लिए। और सबसे पहले जब जो हमें इजीली अवेलेबल होता है ना एट होम, वो ऑलवेज सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो भागते भागते वो खाया और हॉस्पिटल, और ये पता ही नहीं कि लंच कब होना है, डिनर कब होना है। लेकिन रियली थैंक्स टू फॉर्मूला नंबर 1, थैंक्स टू आवर न्यूट्रिशन। इसको आप कैरी भी कर सकते हो, साथ लेके जा सकते हो, पानी सब जगह मिलता है, शेक मेट के साथ लेके जाओ, जहां मर्जी अपने शेकर को हिलाओ और पियो, है ना। तो इससे मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हुआ, और उससे जो मेरी ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक ठीक हुई। मैंने मेरा ऑलमोस्ट 13 किलो वेट रिड्यूस किया है। 3 to 4 मंथ्स में मैं अपने आइडियल वेट पे आने वाली हूँ। और सेकेंड थिंग, सबसे मेन बात, जैसा कि मैंने बताया, मेरी डिजीज सप्रेस हुई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोटा पतला होना इट्स जस्ट नॉट परमानेंट थिंग, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी थिंग्स। लेकिन अगर आप फिट रहते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं और अपनी डिजीज से निजात पाते हैं, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके, तो हमने पीसीओडीज के लिए क्या क्या करना है समझ आया। नेक्स्ट, ओ यार लाइट कैसे गई? इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। ओके, तो नेक्स्ट जो थिंग है, एक सेकेंड दीजिए, मैं ऑन करती हूँ। ओके ओके।